नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कोशे। आइए शुरुआत करते हैं 2024 के चुनाव से संबंधित सभी खबरों के साथ। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात। एक तरफ अयोध्या में तैयारियां हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आंध्र प्रदेश में जाकर पूजा अर्चना करते नजर आए हैं। दरअसल वो लेपोक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर में रंगनाथ रामायण की चौपाइयां भी सुनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी आंध्र प्रदेश दौरे के दौरान गुनगुनाते नजर आए हैं। दोपहर में उनका जो कार्यक्रम था वहां वो पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां से अपनी आस्था का भी परिचय दिया। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। नागालैंड के कोहिमा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपनी ओर से जो बयान दिया है उसका इंतजार राजनीतिक गलियारों में जरूर किया जा रहा था। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस को जमकर घेरा। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया। और वहीं बीजेपी के मंत्री से लेकर पार्टी के नेताओं तक सभी स्वच्छता अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। मंदिरों की सफाई का ध्यान भी रख रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई का खुद काम किया। इस दौरान उन्होंने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूं समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय है, आनंद देने वाला विषय। आपने सुना कि राम मंदिर को लेकर कितने उत्साहित खुद राजनाथ सिंह भी है और ये तस्वीरें आप देखिए। इसी तरह कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी साफ सफाई मंदिरों की है और एक बड़ा संदेश भी दिया है। स्वच्छता अभियान को एक कदम आगे बढ़ाने का भी काम किया गया है और यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया था। बीजेपी के नेता भी इस काम में। और अब बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने स्वच्छता अभियान में खुद हिस्सा लिया और लोगों को भी जागरूक किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में वो पहुंचे थे और परिसर की सफाई अपने हाथों से खुद की। उन्होंने कहा कि पूरा देश राममय हो गया है और ये प्रण जो लिया था राम मंदिर बनाने का वो भी पूरा हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहाँ पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। आज मैं भी वहाँ पर आया हूँ और मैं देशवासियों से इतना ही कहूँगा, स्वच्छता अभियान से भी जुड़े। इससे बड़ा सुंदर कार्य क्या होगा, इससे बड़ी भक्ति का कार्य क्या होगा अगर हम अपने धार्मिक स्थलों से लेकर हर स्थल को साफ सुथरा। अनुराग ठाकुर ने बातों बातों में अपने विरोधी कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया और कई बड़े आरोप भी लगा दिए। और वहीं कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे राम मंदिर पर। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया फिर से जाहिर की और कहा कि अब वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था। कई सालों बाद अब 22 जनवरी का दिन अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तय हुआ है। देश भर में माहौल राम भक्ति में है। 22 जनवरी को लोग अपने अपने घरों में दीपावली मनाएंगे और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया गया। सुबह उठ के राम राम जो बोलने की प्रथा, ये बोलने का जो रिवाज है वो पूरे देश के अंदर है, कोई एक कोने के अंदर नहीं।
मैं समझता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और वो भी जाकर के भगवान श्री राम। इस समय राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने, और आपने खुद सुना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस बात का जिक्र विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान दत्तों ने किया है। क्या कहेंगे कांग्रेस? अब बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है तो इस चेहरे को आप देखिए जो कि अयोध्या होकर आया है और वो नौजवान कहलाया है जो बीजेपी नेताओं की जुबान पर भी है। राम मंदिर का मसला ऐसा मसला है जिस पर अब राजनीतिक नेता बयान खुद ब खुद भी दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा तो बना रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राम मंदिर को लेकर राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात कहते हुए एक बार फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाया कि भगवान श्री राम सबके हैं। मैं पहले भी पिछले वर्ष भी मैं अयोध्या गया था, रामलला के दर्शन उस समय भी किए थे। हमारा ये मानना है कि भगवान राम सभी के हैं और सब में भगवान राम है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान राम है और भगवान राम सबके हैं। मैं जिस प्रदेश जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ तो हम जब सुबह उठते हैं किसी को मिलते हैं तो हम राम। लेकिन बीजेपी लगातार दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने बयान दिया राम मंदिर पर। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत दुविधा में है, कांग्रेस को ना तो माया मिली ना राम मिला। दीपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने अब नौजवानों को आगे कर दिया। 2019 में भी ये यहीं थे, 14 में भी यही थे, जब तो इनकी सरकार भी थी तब तो कह रहे थे कि भाई हरियाणा नंबर 1 है। तो ये तो अपोजिशन की पार्टी के लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस में कोई सामर्थ्य नहीं बचा है। 2000 हरियाणा नंबर 1 है, तो ये तो अपोजिशन की पार्टी के लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस में कोई सामर्थ्य नहीं बचा है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कई मुद्दों पर घेरते भी नजर आए हैं। ओपी धनखड़ आपने खुद सुना कि हरियाणा की राजनीति में भी उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस को उनके पुराने बुरे दिन याद दिलाए, जो बुरे दिन कहे जाते हैं बीजेपी की ओर से, और अपने अच्छे दिन बताती है बीजेपी। चंडीगढ़ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने राम मंदिर को लेकर यह कहा कि पूरे देश में खासा उत्साह का माहौल है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि स्कूलों में बच्चों को लाइव परफॉर्मेंस दिखाया भी जाएगा और ये प्रयास हम कर रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस के बयान पर भी उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर बनाने वाली अलग संस्था है, हमने समर्थन दिया था, कांग्रेस रोकने के लिए विचार करती रही। और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा के अयोध्या जाने पर भी उन्होंने कहा कि पूरे कांग्रेस को भी ऐसा करना चाहिए। इंडिविजुअल कुछ लोग हैं जो उनकी बात से सहमत नहीं है। आपने पहले भी देखा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे लोगों की अलग राय है, वो नहीं मानते, ठीक है, उनकी पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति अपना निर्णय ले सका, अच्छा किया उसने। मैं समझता हूँ कि सारे कांग्रेसियों ने ऐसे ही करना चाहिए कि हाईकमान की बात माननी चाहिए, क्योंकि हाईकमान जो कह रहा वो इस देश के कल्चर के, इस देश की संस्कृति के खिलाफ निर्णय दे रहा, तो क्यों मानते हैं लोग नहीं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी राम मंदिर का मुद्दा खूब छाया हुआ है और एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में और देश में पूरी तरह से दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। 1947 में देश की आजादी के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी तरह से होना चाहिए था जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया था। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में पूरी तरह दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन दिखाई देती है। 1947 में देश की आजादी के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा श्री सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ। INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अलायंस चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। सीट शेयरिंग के मसले पर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारी बातचीत जारी है। ज्यादातर जगह बहुत ज्यादा आसानी हमें दिखाई देती है, कुछ एक जगह पर थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्दी आसानी से सुलझा लिया जाएगा। कि जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं
ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर देंगे और काफी अच्छा इंडिया अलायंस। तो एक बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कैसे हो, क्योंकि ये सभी राज्यों की बात है। क्या सभी मिलकर इसे आसानी से हल कर लेंगे या फिर मतभेद भी नजर आ सकते हैं? वक्त बताएगा, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस को फिर से जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक आधार पर अपना फैसला लेने की उनकी इच्छा दिखी है। उनको और हमारी जो भी भावनाएं हैं, अंतर करना सभी जानते हैं। कांग्रेस अपने वोटों की गिनती कर रही है और जबकि हम आस्था की बात कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को ये जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये निकालने की बजाय प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने जो जो अन्याय इस देश के साथ किए हैं, उसके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए। जो उनके नाना ने किए हैं, जो उनकी दादी ने किए हैं, जो जो किए हैं। हिंदुस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा करा दिया। कहीं नहीं लिखा हुआ था कि हमारा बंटवारा। गुरुग्राम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना साधा और यह भी कहा कि कांग्रेस अब किस बात की न्याय यात्रा और न्याय को मांग रही है। अपनी सत्ता के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया और अपने लोगों की जेबों को भरा, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने 10 साल देश को लूटा, आज वो किससे न्याय की उम्मीद रखते हैं? आज वो किस चीज के ऊपर न्याय मांग रहे हैं? आज तो हरियाणा प्रदेश के 63,000 एकड़ में जो किसान अपने आशियाने बना सकते थे, प्राइवेट बिल्डरों को जमीनें बेच दी थी और दामाद को फायदा पहुंचाया। आज जनता बड़ी जागरूक है, डिजिटलाइज जमाना है और लोग ये सारी चीजें देखते रहते। तो आपने सुना, दुष्यंत चौटाला ने सीधे सीधे निशाना साधा है। अब ऐसे में हरियाणा के कांग्रेस नेता क्या कहते हैं, इस पर नजर आएगी। राम मंदिर को लेकर राजनीति खूब हो रही है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब ने कांग्रेस को जमकर घेरा और यह भी कहा कि कांग्रेस पर इटली की राजनीति का आरोप लगाया गया तो फिर पलटवार कांग्रेस पार्टी ने खुद किया है। इसलिए रामलला के मंदिर में भी जाएंगे तो इसके लिए तिथि निर्धारित होनी ही चाहिए और उसी तिथि में ही पूजा होना चाहिए, उसी तिथि में ही प्रधानमंत्री को जानी चाहिए। इसीलिए नरेंद्र भाई उसी डेट में जा रहा है, जैसे कि अपने घर में भी हमको जो संस्कार मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं इनको विदेश का संस्कार है, इटाली का संस्कार है। राम सनातन है, राम त्याग है, राम बलिदान है, राम वायदे की के लिए 14 साल वनवास काटने का नाम है। राम हिंसा का नाम नहीं हो सकता, राम नफरत का नाम कभी हो ही नहीं सकता, राम कभी भी बंटवारे का नाम नहीं हो सकता। जिनको ये समझ नहीं आता। अब राम मंदिर को लेकर तो बहस छिड़ी हुई है, लेकिन साथ ही अब एक कदम आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सभी विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड का पाठ करवाने का फैसला कर लिया है। और आज ऐसा देखने को भी मिला, खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आए हैं और ये हर विधानसभा क्षेत्र में देखा गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज ने इस पर क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग जो है अपनी अपनी विधानसभाओं में सुंदरकांड का बहुत भव्य आयोजन कर रहे हैं। लोगों में बहुत खुशी है, बहुत पॉजिटिविटी है। आज मुख्यमंत्री जी खुद जो है अपनी पत्नी के साथ रोहिणी विधानसभा के अंदर सुंदरकांड के अंदर भाग भी। अब आम आदमी पार्टी के इस निर्णय से, आपके इस निर्णय के बाद जो सुंदरकांड का पाठ हर विधानसभा क्षेत्र में करवाया गया है, AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा।
उन्होंने नसीहत भी दी और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए ये भी कहा कि आप बीजेपी और आरएसएस से कैसे अलग है, आप तो उनकी राह पर चल पड़े। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है, आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में। राम मंदिर पर सियासत ऐसी हुई कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी की आलोचना जमकर की। उन्होंने कहा कि एक नया पीठ बन गया है जिसके शंकराचार्य मोदी जी हैं, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। शंकराचार्य बन गए हैं तो अभी चार पीठों के 4 शंकराचार्य हैं। एक नया पीठ बन गया है बीजेपी पीठ। अब उसके शंकराचार्य मोदी जी है, जो मोदी कहेगा वही होगा। हाँ, ना मूर्ति देखेंगे, ना शास्त्र देखेंगे, ना शिखर देखेंगे, ना कुछ देखेंगे। जो मोदी जी कहेंगे चुनाव से पहले वो वही होगा। आप जी शंकराचार्य बन गए हैं तो अभी 4 पीठों के 4 शंकराचार्य हैं। एक नया पीठ तो आपने सुना, शिवसेना अब मुखर हो गई है बीजेपी के खिलाफ और इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना जमकर चौतरफा की जा रही है। अब संजय राउत ने ऐसा बयान दिया तो पलटवार होना ही था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये तक कह दिया कि मेरा ये फलसफा है कि मैं मूर्खों का जवाब नहीं देता, लेकिन मैं उनसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वे हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है बहुत गलत है। तो आपने सुना, शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में भी आमने सामने है राम मंदिर के मसले पर, जबकि इन दोनों की विचारधारा एक जैसी मानी जाती है। लेकिन अब शिवसेना यूपीटी के रास्ते INDIA गठबंधन के साथ है। गुरुग्राम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने PWD रेस्ट हाउस में एक अहम मीटिंग ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता आने वाले वक्त में जवाब जरूर देगी। हम सबके हैं और मुझे तो वो मौका भी मिला था जब इसके निर्माण के लिए हर घर तक लोग पहुंचे थे और उस हवन में आहुति डालनी थी तो डालने का मौका मिला। और आज भी मैं मानता हूं कि हमारा कल्चर है, सुबह उठते हैं तो भी बड़ों को राम राम करते हैं, रात को सोते हैं तो भी राम राम करते हैं। भगवान धर्म मुझे लगता है राजनीति से बहुत ऊपर है और जिन लोगों की सोच है उनको जनता। ये हमारे देश की राजनीति की विडंबना है कि बुनियादी मुद्दों को छोड़कर राम मंदिर पर इतनी बयानबाजी हो रही है। राम आएंगे और राम आस्था का केंद्र है, लेकिन केंद्र में सत्ता के लिए राम का नाम लेना ये कहां तक उचित है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, यानी कि मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 18 जनवरी को जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होने जा रहा है वो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव साबित होगा। यह चुनाव 2024 के चुनाव की नींव रखेगा, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार INDIA बनाम भाजपा होने जा रहा है। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बीजेपी के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव जेडीपी के साथ लड़ने के सवाल पर यह कहा कि हमने 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाई थी और आगे भी हम अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम हैं। अभी जेडीपी के साथ चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये तो अब आलाकमान का निर्णय है, लेकिन गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये सवाल अभी भी बरकरार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोकसभा की 10 की 10 सीटें जरूर जीतेंगे। बीजेपी तब दम पर चुनाव लड़ेगी, दूसरे के दम पर लड़ेगी नहीं। और बीजेपी ने हमेशा 14 में अपने दम पे सरकार बनाई, 19 पे दम पे सरकार, 24 पे अपने दम पे सरकार बनाएंगे और प्रदेश से बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, दम पे बनाएंगे। क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने क्या कमल के दम पे बना। अब कमल के दम पर चुनाव लड़ने की बात तो हो रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यही सवाल है कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो सीट शेयरिंग क्या रहेगी। इंडिया गठबंधन के अलावा हरियाणा में भी ये सवाल बीजेपी जेडीपी को लेकर पूछा गया है। और वहीं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आजकल लगातार अलग अलग जगह पर दौरे कर बीजेपी और जेडीपी को घेर रहे हैं। मुद्दे कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा भी वो मानते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी और सुरक्षा में नंबर 1 हो गया है। महंगाई को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और जेडीपी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा प्रदेश जो है 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ऊपर से 2-3 उसको पहुँच गए। और यहाँ तक कि हुआ, ये मेरा नहीं, ये तो यहाँ के जो सरकारी उसकी सर्वे की रिपोर्ट है कि असुरक्षा में। हिमाचल में कांग्रेस के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस ने ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो कि सफल भी नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया, जिसमें सरकार के सफल कार्यक्रम जनमंच को भी बंद कर दिया गया था। सरकार आपके द्वार इस प्रकार से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि नया कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पुराना कार्यक्रम है जो चला हुआ था, और चला हुआ होने के साथ साथ में सफल कार्यक्रम नहीं हो पाया था। जनमंच एक सफल कार्यक्रम था जिनको निर्द्वेष की भावना के साथ बंद किया है, राजनीतिक मकसद के साथ बंद किया। तो आपने सुना जयराम ठाकुर ने कैसे कटाक्ष किया है मौजूदा हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर, लेकिन ये कार्यक्रम कांग्रेस का सफल होगा नहीं होगा वक्त बताएगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव से पहले बड़े दावे हो रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बीजेपी पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए ये तक कह डाला कि भगवान राम की कसम 4 की 4 सीटें बीजेपी को हरा देंगे। कह रहे थे कि ये धार्मिकता की बात कर रहे हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें हराएंगे। ये हम आपको कह देना चाहते हैं। कह रहे थे कि ये धार्मिकता की बात कर रहे हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें हराएंगे। ये हम आपको कह देना चाहते हैं। कहना होगा क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी खूब उठा रही है, ये कांग्रेस का आरोप है, और राम मंदिर की बात अब कांग्रेस पार्टी भी जोरों शोरों से कर रही है। अंत में उत्तराखंड की बात, कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का जिम्मा उत्तराखंड का है। सोमवार को देहरादून वो पहुंची थी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तक प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत तो किया, लेकिन चुनौतियां उनके सामने बहुत सी हैं और इन चुनौतियों पर उन्होंने बातचीत भी की। आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो गुटबाजी उत्तराखंड में कांग्रेस की कैसे वो खत्म कर पाएगी, क्योंकि हरियाणा में भी यही मुद्दा छाया रहता है। बड़ा चैलेंज ये है, लेकिन साथ ही बीजेपी को हराना है जो कि सत्ता में उत्तराखंड में काबिज है। प्राथमिकता यही है कि कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करे, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें यहाँ पर। आज के दिन
कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व 24 की खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।